अब हम आपको बता रहे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो आप लोग कंसेप्ट होता है ना कि E2 भेजते हैं, कब प्रोजेस्टेरोन भेजते हैं। पहले वो स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करके और बड़े होते हैं। फिर एक स्टेज आता है जिसके बाद वो सारे फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते हैं, कुछ ही फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। तो स्टार्टिंग से जब ये फॉलिकल ग्रो करना शुरू करता है ना थोड़ा थोड़ा, तभी से यहाँ से ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कम अमाउंट में ही सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब ये सबसे एक बड़ा फॉलिकल जो बन जाता है वो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, जो कि आपके ओव्यूलेशन के समय होते हैं, यानी कि डे 14 पे जब वो ओव्यूलेट करता है, जब रप्चर करता है, तब सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। वो नॉर्मल साइकिल में मोर देन 200 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम किसी पेशेंट को स्टिमुलेशन के लिए बुलाते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं, कहीं कोई फॉलिकल ग्रो तो नहीं किया हुआ पहले से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हमेशा बताएं एक ही फॉलिकल ग्रो करता है। अगर पहले से एक फॉलिकल बड़ा हो चुका है, हम कितना भी हार्मोन सिर्फ उसी फॉलिकल में एक्ट करेगा और किसी में नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर एक भी फॉलिकल बड़ा रहता है तो हम लोग स्टिमुलेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आईवीएफ में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अंडे चाहिए, बड़े चाहिए ना। एक को ग्रो करके तो हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज होता है, इसलिए हम लोग डे 2 पे एस्ट्रोजन का लेवल भेजते हैं। अगर E2 बढ़ा रहेगा तो कैंसिल कर देंगे। E2 बढ़ा रहने का मतलब क्या है, ज्यादा फॉलिकल्स में आपको एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब रिक्रूटमेंट हो चुका है, डोमिनेंट बन जाएगा। आप कितना भी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए वही वाला फॉलिकल ग्रो करें। तो E2 का नॉर्मल वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो 40 से कम होना चाहिए E2 का वैल्यू डे 2 पे। जो डे 2 पे जो हम लोग एस्ट्रोजन का वैल्यू भेजते हैं, या डे 3 डे 4 जब पेशेंट आती है, तो वो अगर 40 से ज्यादा हुआ तो साइकिल कैंसिल। और फिर हम जैसे कि हम बताएं कि ये साइकिल साथ ही साथ यूट्रस पे भी चलता है। एस्ट्रोजन यहाँ से सिक्रीट हो रहा है ना, तो यूट्रस में ये प्रोलिफरेट करते रहेंगे लेयर्स। कब तक? डे 14 तक प्रोलिफरेट कर रहे हैं लेयर्स। उसके बाद डे 14 में क्या होता है, जैसे ये रप्चर होता है ना ये एग, उसके बाद ये फ्यूचर में जाके कॉर्पस लूटियम बनता है। आप लोग को उतना बेसिक्स नहीं पता है इसलिए बता रहे, फ्यूचर में कॉर्पस लूटियम बनता है जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको स्टेबिलिटी देता है यूट्रस लेयर को। जो ट्रिपल लाइनिंग हम लोग बनाते हैं ना यूट्रस का, जिसमें इम्प्लांटेशन होना चाहिए, तो नॉर्मल साइकिल में जैसे रप्चर हुआ फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम बना, तब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हुआ, तब ट्रिपल लेयर बना, तब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो आके इसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाएगा। तो P4 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग भेजते हैं डे 18 या डे 20 पे। नॉर्मल जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मली उसमें P4 का वैल्यू 20 तक रहता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ P4 भेजते हैं तो कितना होना चाहिए, तब उसको प्रमोट करेंगे आगे। लेस देन 0.28 होता है ना, तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसको हम लोग HRT दे सकते हैं, पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, HRT नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, वो होता है। तब एक जैसे कि बेसिक हम आप लोग को ये बताए, यूट्रस और ओवरीज में दोनों में चलता है ये साइकिल। तो मेन यही था कि आपके ओवरीज में कब मतलब कब हम एस्ट्रोजन भेजते हैं, E2 सीरम E2 जो भेजते हैं, और कब प्रोजेस्टेरोन भेजते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ग्राफ बता सकते हैं आपको कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब एग ग्रो करती है तो FSH जो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है उसका लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। दिस इज FSH, ठीक है, बढ़ा हुआ रहता है। इस तरह से बताते हैं, ठीक है। FSH बढ़ा हुआ है, मतलब FSH का क्या काम है, फॉलिकल्स का ग्रोथ कराना, तभी तो वो बढ़ा हुआ रहेगा। ये स्टार्टिंग में ये बढ़ा हुआ रहा तो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। ये फॉलिकल्स जब ग्रो किया तो थोड़ा सा इसमें से E2 एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, तो स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन तो यहाँ 0 रहा, अब यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को कि हमें और फॉलिकल्स ग्रो नहीं कराना है और FSH सिक्रीट मत करो, तभी ना तो सारे फॉलिकल्स ना ग्रो कर जाएंगे। तो ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, FSH का ग्रोथ कम हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होने लगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर FSH का लेवल कम हो गया तो बाकी फॉलिकल्स कैसे ग्रो करेंगे, इन्हें तो 14 डे तक ग्रो करना है ना,
सारे फॉलिकल्स क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि इसमें ये होता है कि इनमें से एक ही फॉलिकल जो होता है, जो स्मार्ट फॉलिकल उसको बोल सकते हैं, स्मार्टेस्ट फॉलिकल, कि हम ही को सिर्फ ग्रो करना है। इन सब में रेसिंग रहता है कि हम भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, लेकिन एक ही ग्रो करता है सिर्फ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स रहते हैं। इसलिए अगर FSH का वैल्यू कम भी रहा ना, तो वही स्मार्ट वाला जो फॉलिकल है वही ग्रो करेगा सिर्फ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स है। इसलिए फॉलिकल FSH का अगर लेवल कम भी है तो वो सिंगल फॉलिकल जो है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है। हाँ, रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स, मतलब जो भी बॉडी में हार्मोन्स है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जो सेल्स पे एक ऐसे से बने रहते हैं, आप इस तरह से मानिए, वो रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं। तो फॉलिकल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर FSH रिसेप्टर्स हुए या LH रिसेप्टर्स हुए। तो जिस फॉलिकल में सबसे ज्यादा FSH रिसेप्टर्स है, उसमें वो आराम से ढेर सारे फॉलिकल्स एक्ट करेंगे, मतलब FSH हार्मोन्स में बहुत ज्यादा एक्ट करेंगे। तो ऐसा एक सिंगल फॉलिकल ही होता है जिसमें सबसे मैक्सिमम FSH रिसेप्टर रहता है। इसलिए सारे फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते हैं, एक सिंगल फॉलिकल ही ग्रो करता है जिसमें सबसे ज्यादा रिसेप्टर है। ठीक है। और बाकी सब एट्रेशिया, मतलब बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ 14th डे तक आया, मैक्सिमम मैचुरेशन हो गया, फिर यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स बन गए मैक्सिमम। 14th डे पे ओव्यूलेशन शुरू होगा, ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के इफेक्ट पे होता है? LH के इफेक्ट पे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बॉडी को सिग्नल मिलती है कि फॉलिकल सबसे बड़ा हो गया है, अब इसको रप्चर करना है, मतलब उसमें से ग्रोथ हो चुकी है, उसमें से एग निकलना है, तब हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है पिट्यूटरी से कि अब LH का सिक्रीशन कीजिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। तब यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यहाँ से निकलना शुरू होता है। ये एस्ट्रोजन बढ़ा। ठीक है। ये 14th डे मान लीजिए, 14th डे ऑफ साइकिल बता रहे हैं आपको। ठीक है। पीरियड्स के 14th डे पे यहाँ पे आगे एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ तक बढ़ गया, फिर यहाँ से LH का सर्ज शुरू हुआ। सर्ज का मतलब है कि अब उसका लेवल बढ़ रहा है। पीक का मतलब हो गया कि अब लेवल जो एकदम टॉप पे है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। सर्ज का मतलब है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ से LH सर्ज शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। LH सर्ज यहाँ तक आता है। जैसे LH का पीक, मतलब LH का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब ओव्यूलेशन हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा एग का। अब हमको एग रिलीज करना है। ठीक है। उसके बाद एग रिलीज होगा तो उसका LH का लेवल भी कम होने लगेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी कम होने लगेगा। ये सब फॉल कर जाते हैं 14 डेज के बाद। तो जैसे ये फॉल कर जाएंगे 14 डेज के बाद, अब तो फिर से साइकिल रिजॉल्व करना है ना, हमें रिज्यूम करना है, तो फिर से FSH आ जाते हैं बॉडी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो लेवल कम हो गया था 14 डेज पे, फिर यहाँ 14 डेज के बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें हम ये आपको क्यों बताएं? इसलिए बताएं कि हम लोग स्टिमुलेशन बाद ट्रिगर देते हैं, ट्रिगर के कितने देर बाद हमें एग निकालना, पिकअप कब करना, इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये बताएं। ये क्या होता है कि LH सर्ज जो होता है वो अराउंड 36 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि ओव्यूलेशन से करीब 36 घंटे पहले उसका लेवल बढ़ेगा। LH पीक जो होता है 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जब पीक हो जाएगा, LH का लेवल एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहेगा, तब ओव्यूलेशन हो जाना। ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम निकला, रप्चर तो ही हुआ ना, जैसे बताया था ना कि एग रप्चर होता है, उसके बाद कॉर्पस लुटियम बनता है, उस कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी आ जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तब हम लोग P4 का वैल्यू देखते हैं। अगर क्योंकि बॉडी में अपने भी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट हो ही रहे हैं, IVF में मतलब कि हम अलग से हार्मोनल इंजेक्शन देना है। हम लोग IVF में कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा हम लोग क्लोज रह सके नॉर्मल साइकिल के, तभी पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा एम रहता है। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हम बताए 20 नैनोग्राम होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन हम क्योंकि IVF में स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो हमको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा लेस देन 0.28 चाहिए। ठीक है। तो ये ट्रांजिट करीब 18th डे पे, मतलब साइकिल के 14 डे 22 ऑफ साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस लुटियम होता है करीब इतना 20 नैनोग्राम ऑफ लेवल रहता है। डे 22 यानी कि आप मान के चलिए 14 के बाद कितना डे 15, 16, 17, 18, 19, 20, डे 8। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना HRT है, मॉनिटरिंग करते हैं,
डे 8 पे देखें हाँ आज ट्रिपल लाइन हो गया, गुड ट्रिपल लाइन है, 8 mm हो गया, तो उसमें P4 भेज कर देखते हैं हमको देना है कि नहीं। P4 मीन्स क्या, जेस्टोन देते हैं, जेस्टोन क्या उसको HRT जब देते हैं जेस्टोन देते हैं, देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले से बढ़ा रहेगा तो जेस्टोन कैंसिल करेंगे और नहीं देंगे, वो लेवल को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग 36 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन करते हैं। ये हो गया आपका सर्ज, और पीक हो गया 12 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन। तभी ना हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो बोलते हैं ना कि 36 आवर्स के बाद हमें पिकअप कर लेना है। ये तो आईवीएफ साइकिल में क्या हो गया, हम बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं, बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं ना। नॉर्मल बॉडी में तो ऐसा हो गया 36 आवर्स के अंदर, बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब 36 आवर्स के अंदर हमें पिकअप कर लेना है। अगर एक बॉडी के अंदर रप्चर हो गई तो बेकार है, वो यूज नहीं है, हमें पिकअप करना है। इसलिए ये इंपॉर्टेंस है 36 आवर्स और 12 आवर्स का। ठीक है, अब हम लोग जैसे देते हैं ना HMG इंजेक्शन, HMG इसमें LH और FSH दोनों रहते हैं। जो स्टिमुलेशन हम लोग HMG इंजेक्शन देते हैं इसमें LH और FSH दोनों रहते हैं। फॉलिसर्ज में सिर्फ FSH रहा, तो सेट्रोटाइड ऐड करते हैं कि अगर हमको लग रहा है कि उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कहीं वो रप्चर ना कर जाए, तो उसको एंटागोनिस्ट मतलब कि वो रप्चर ना करे इसलिए सेट्रोटाइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिक है जो समझ में आया कि हम लोग P4 क्यों देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन का वैल्यू क्यों भेजते हैं HRT से पहले, क्योंकि शरीर में अपना यूट्रस में भी तो नॉर्मल साइकिल तो चल ही रहा है ना बॉडी में। ऐसा तो नहीं है कि हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल साइकिल अपना नहीं चल रहा, वो तो चल ही रहा है, तो उसकी वजह से भी तो नॉर्मल लेवल बनता रहेगा शरीर में। अगर वो ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, हम और इंजेक्शन देंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, थिकनेस और बढ़ जाएगी एंडोमेट्रियम की, तो हमको साइकिल कैंसिल करना है, इसलिए P4 भेजते हैं। और एस्ट्रोडाइल यानी कि E2 जो भेजते हैं वो भी उसी चीज के लिए, क्योंकि एस्ट्रोजन जो स्टार्टिंग जो फॉलिकल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करते रहते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कि एक ऑलरेडी एक डिवेलपमेंट हो चुका है, एक मैच्योर ओवम फॉलिकल बनने वाला है, तो वो साइकिल कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही फॉलिकल ग्रोथ करता है, आपको बताया ना, हम रिसेप्टर्स उसमें मैक्सिमम रहते हैं, हम जितना भी स्टिमुलेशन इंजेक्शन देंगे सिर्फ वही फॉलिकल ग्रो करेगा, बाकी नहीं करेगा, इसलिए वो साइकिल फिर हम कैंसिल कर देते हैं अगर एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है।